अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कोमेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कोमेटाबॉलिज्म बायोरेमिडिएशन एंड बायोडिग्रेडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बायोरेमिडिएशन और बायोडिग्रेडेशन क्या होती है। तो बायोडिग्रेडेशन में पता है, बायोडिग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन पोल्यूटेंट्स को लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये कौन करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा है तो उसको हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। अगर ये प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियली हो रहा है तो इसे हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कोमेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जैसे बायोडिग्रेडेशन का मैंने आपको बताया कि बायोडिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेस टॉक्सिक जो है लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्ट कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या फ़ायदा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनसे एनर्जी लेते हैं। तो को मेटाबॉलिज्म के अंदर भी सेम यही चीज़ होती है कि लेट्स सपोज एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, उस पोल्यूटेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आकर क्या करना है? उसको डिग्रेड करना है। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पोल्यूटेंट से अब एनर्जी ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पोल्यूटेंट को एज ए एनर्जी सोर्स नहीं यूज़ करता, बल्कि वो किसी तीसरे कंपाउंड को जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, तो को मेटाबॉलिज्म और बायो डिग्रेडेशन के अंदर फ़र्क ही है, नेचुरल बायोडिग्रेडेशन के अंदर फ़र्क ही है कि क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय तो करता है लेकिन उससे एनर्जी नहीं लेता है। किसके अंदर? को मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि कि ये पोल्यूटेंट इसको एनर्जी क्यों नहीं दे रहा और बायोडिग्रेडेशन की बजाय हम इस प्रोसेस को क्यों करते हैं? तो कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिनको नॉर्मल जो बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है तो उसके थ्रू जो है वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो फिर वो जो है वो को मेटाबॉलिज्म के थ्रू होते हैं कि माइक्रोनिज्म एनर्जी कहीं और से लेता है लेकिन इसको जो पोल्यूटेंट है उसको डिग्रेड भी कर देता है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Co-metabolism is a microbial degradation process that occurs when microorganisms degrade a target molecule using a different compound as a source of energy and carbon. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, टारगेट मॉलिक्यूल में क्या आता है? यानी कि पोल्यूटेंट, या हम कह सकते हैं रिकैल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल्स। रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड्स या रिकैल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अच्छा, रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड्स के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो जो है वो मिल जाएगी। और वैसे रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड्स क्या आते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो नॉर्मल नेचुरल जो बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो इनमें नहीं हो सकता। ठीक है, और जब इनके अंदर बायोडिग्रेडेशन ही होगी तो क्या करेंगे? जब ये बायोडिग्रेडेशन को रेजिस्ट करेंगे तो इट मीन्स फिर ये इन्वायरमेंट के अंदर देर तक के लिए रहते हैं। ठीक है, परसिस्ट करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनको रिमूव करने के लिए फिर को मेटाबॉलिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो को मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं लेकिन किसी दूसरे कंपाउंड को एनर्जी और कार्बन के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब इसके हम देखते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ अ प्राइमरी सबस्ट्रेट एज देयर एनर्जी सोर्स एंड कार्बन। अच्छा, अब प्राइमरी सबस्ट्रेट को माइक्रोऑर्गेनिज्म ने यूज़ करना है एनर्जी के सोर्स के लिए। तो इससे हमें पता चलता है ये जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है ये कम से कम पोल्यूटेंट तो नहीं है, ये वो थर्ड कंपाउंड है जिसने एनर्जी देनी है। ठीक है, तो क्या है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ने प्राइमरी सबस्ट्रेट को यूज़ किया, प्राइमरी सबस्ट्रेट को यूज़ करके उसने क्या किया? एनर्जी ली और कार्बन लिया। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है ये उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर ये कोमेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पर नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर इसको जो है वो खुद भी ऐड किया जा सकता है ताकि कोमेटाबॉलिज्म हो सके। तो क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्राइमरी सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज कर लिया तो क्या होगा कि अब साथ में उन्होंने क्या करना है? उन्होंने एंजाइम्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि आगे पोल्यूटेंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि पोल्यूटेंट को जो है वो लेस टॉक्सिक करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसमें छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? वो मीथेन को यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? वो मीथेन को यूज़ करेंगे, मीथेन से वो क्या करेंगे? मीथेन से वो एनर्जी और कार्बन लेंगे। ठीक है, और उस दौरान वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, वो एंजाइम्स जो हैं आगे जाकर जो पोल्यूटेंट है हमारा उसको जो है वो डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने क्या किया? मीथेन की ऑक्सीडेशन से क्या लिया? एनर्जी ली
ठीक है, और उसी टाइम पे एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए और वही एंजाइम्स जो आगे फ्लूटेंट को जाकर कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग से स्पेशली जाकर एंजाइम ने जाकर किया, नहीं, ये एक प्रोसेस हो रहा था, उसी टाइम पे एंजाइम ने भी जाकर फ्लूटेंट को डिग्रेड कर दिया। ठीक है, ये सिंगल ही पाथवे चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि या जो अभी बात बताई कि वो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो जाकर फ्लूटेंट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, लेस हार्मफुल या लेस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर। तो अब जब लेस हार्मफुल या नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, हमने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल टोटली रिमूव हो गए हैं, ठीक है, अभी ये लेस हार्मफुल हुए हैं। तो अब ये जो लेस हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, इनकी तो कोई भी आकर डिग्रेडेशन कर सकता है, ठीक है। तो या तो वही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी डिग्रेडेशन कर देगा, या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो ईजिली उसकी जो है वो डिग्रेडेशन कर सकता है। तो ये थे इसके स्टेप्स। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स सबके अंदर सेम हो, मतलब जब भी कोमेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है तो ये सेम नहीं होंगे, यानी कि ये डिफरेंट हो सकते हैं कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है या कौन सा मॉलिक्यूल जो है जिसको डिग्रेड किया जा रहा है, तो उसकी नेचर के हिसाब से ये स्टेप्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो स्टेप्स यहाँ तक ख़त्म हो गए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके अलावा इस प्रोसेस की एफिशिएंसी इस चीज़ पे भी डिफरेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई, जैसे कि पीएच कैसा है, टेम्परेचर, उसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वगैरह। फिर उसके अलावा जो रिकल्सीटेंट मॉलिक्यूल है, ये जो पोल्यूटेंट है, उसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर उसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे सिंपल से स्टेप्स कि किस तरह से कोमेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ठीक है। मैंने कोशिश किया जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से ये टॉपिक समझा जा सके। अच्छा, अब इसकी टाइप्स देखते हैं, कोमेटाबॉलिज्म की टाइप्स क्या होती हैं। तो टाइप्स इसकी बहुत सारी होती हैं, मतलब कि डिफरेंट बेसिस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इनके मोड ऑफ एक्शन की, मतलब कि किस तरह से जो है कोमेटाबॉलिज्म हो रहा है, किस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से इसकी टाइप्स हो सकती हैं। लेकिन जर्नल जो इसकी टाइप्स हैं वो 3 इसकी टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म, एक है सेकेंडरी सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म और एक है को सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म। अभी हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने प्राइमरी सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म की ही बात की है, यानी इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्राइमरी सबस्ट्रेट को यूज़ करके वहाँ से एनर्जी और कार्बन लेना है। उसके बाद क्या है, इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट के तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिकल्सीटेंट मॉलिक्यूल्स को भी डिग्रेड कर देना है। जैसे हमने क्या कहा, मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो ट्राइक्लोरोइथाइलिन को जो है वो डिग्रेड करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मीथेन ऑक्सीडेशन। ये वही वाला प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया कि मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ने क्या करना है, जब मीथेन की ऑक्सीडेशन होनी है तो क्या होगा कि इनको एनर्जी मिलेगी, तो इंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। तो इंजाइम्स जब प्रोड्यूस होंगे तो उन्होंने ट्राइक्लोरोइथाइलिन जो कि एक पोल्यूटेंट है, इसको जो है वो इसको लेस हार्मफुल जो कंपाउंड्स है उसमें इसने तोड़ देना है। तो ये क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए डिफरेंट कंपाउंड को यूज़ करना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आगे उसके अंदर ये एबिलिटी होगी, उसने एज ए सेकेंडरी सबस्ट्रेट जो है वो रिकल्सीटेंट मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देना है। तो थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर और प्राइमरी सबस्ट्रेट के अंदर कि डिफरेंट कंपाउंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, अच्छा, बाद में जब ये जो पोल्यूटेंट है, बाद में जो पोल्यूटेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बाद में पोल्यूटेंट जो टारगेट किया जा रहा है वो ये स्पेशली एक डिफरेंट पाथवे के थ्रू हो रहा है। वो एक ही पाथवे में हो रहा था कि मतलब इंसिडेंटली क्या हुआ कि जब वो ऑक्सीडेशन हो रही थी, उसे एनर्जी मिली तो एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए और उसने जाकर वो उसको भी डिग्रेड कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेशली उसको जाकर वो करेगा, स्पेशली उसको जाकर टारगेट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट पाथवे में ये दोनों काम होंगे। तो बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो बायोफिनाइल को अपने प्राइमरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करते हैं, वो पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल पीसीबीज़ को एज ए सेकेंडरी सबस्ट्रेट जो है वो क्या करते हैं, वो करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने बायोफिनाइल्स को यूज़ करना है एनर्जी के लिए और पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स को इन्होंने डिग्रेड करना है। नेक्स्ट आ जाता है को सबस्ट्रेट कोमेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक वक्त में ही 2 सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर
एक सबस्ट्रेट वो यूज़ करता है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, और एक सबस्ट्रेट जो है वो यूज़ करता है एज अ को सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसने जो है वो एंजाइम्स वगैरह देने हैं जो कि डिग्रेडेशन करेगा। जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, उन्हें एक हेर्बिसाइड है एट्राजीन, ठीक है, उसको करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए उसे ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है। तो इस केस में ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, ठीक है, और हेर्बिसाइड एज अ क्या है, एज अ को सबस्ट्रेट है। तो ये तीन इसकी टाइप्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ कोमेटाबॉलिज्म को। तो सबसे पहले आ जाता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट कोमेटाबोलाइट कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो पहले तो ये कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कोमेटाबॉलिज्म का रेट, कि जितनी ज़्यादा मतलब जिस हम कंपाउंड को मेटाबोलाइज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना कोमेटाबॉलिज्म का रेट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कोमेटाबोलाइट कंसंट्रेशन के जो कोमेटाबोलाइट प्रेजेंट हैं उससे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कोमेटाबोलाइट कुछ ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को उनका काम नहीं करने देते हैं। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कोमेटाबोलिज्म जो है वो उसकी स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है। नेक्स्ट आ जाता है पीएच। अच्छा, पीएच जो है आपने हमेशा इस तरह से लिखना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट की वजह से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो पीएच जो है वो इस तरह से लिखते हैं। तो पीएच जो है वो इन्वायरमेंट की, ये भी इसका भी इफेक्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट पीएच पर काम करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा होता है, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से जो है वो पीएच जो है वो अफेक्ट करती है। टेम्परेचर का भी सेम यही है, टेम्परेचर भी डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। ऑक्सीजन कंसिडरेशन का भी यही है कि कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो रेट उस पर भी डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनसे भी जो है वो जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है और एक्टिविटी है उस पर असर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी यानी कि जिस कंपाउंड को हम ट्रीट करवा रहे हैं उससे भी इफेक्ट पड़ेगा कि वो कितना टॉक्सिक है, ठीक है, यानी कि जैसे कुछ अभी हमने कोमेटाबोलाइट में भी देखा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ग्रोथ को, यानी माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को काम नहीं करने देते, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके काम को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टॉक्सिक है, कितना वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के काम को जो है वो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, कुछ हमारे फैक्टर्स थे जो कि कोमेटाबोलिज्म पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एप्लीकेशन के कहाँ कहाँ ये जो प्रोसेस है ये यूज़ होता है, किस किस काम में जो है ये इसका फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो आ जाता है बायो रेमेडिएशन, नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायोकैटालाइसिस, डिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिकल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायो रेमेडिएशन के अंदर। तो कोमेटाबोलिज्म को जो है वो कुछ ऐसे जो कंटेमिनेटेड सॉइल्स और वाटर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है, वहाँ पर पोल्यूटेंट्स को कम करवाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो कोमेटाबोलिज्म को जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको डिग्रेड करवाने के लिए कोमेटाबोलिज्म को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है बायोकैटालाइसिस, यानी कि कोमेटाबोलिज्म को बायोकैटालिटिक प्रोसेसेस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो जो हमारी मर्ज़ी का जो प्रोडक्ट है वो बनाने में हेल्प कर सके, जो सबस्ट्रेट है उसको हमारी मर्ज़ी के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। नेक्स्ट आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। तो जीनोबायोटिक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं? जीनोबायोटिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते बल्कि आर्टिफिशियली आते हैं, ठीक है, तो उनको डिग्रेड करना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो भी जो है वो क्या कहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिग्रेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं इन जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंपाउंड जहाँ से वो एनर्जी लेते हैं।
उसके बाद आ जाता है रिकल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल्स की भी डिग्रेडेशन होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि रिकल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल्स जिनको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि नेचुरल डिग्रेडेशन का प्रोसेस अपने अंदर नहीं होने देते, तो उनके अंदर भी क्या है फिर कोमेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा, अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स या जो हम कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं कि इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले है कैन टारगेट डिफ़िकल्ट टू डिग्रेड कंपाउंड, जैसे हमने बात की अभी, जीनोबायोटिक्स हो गए, रिकल्सिट्रेंट कंपाउंड्स हो गए, जिनको जो है वो जिनको डिग्रेड करना मुश्किल होता है, तो उनकी डिग्रेडेशन इसके थ्रू हो जाती है। लोअर रिस्क ऑफ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स, अच्छा इसकी वजह से एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्सेटाइल, यानी कि वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको जो है ये ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स और वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है कोमेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ये कि ये कंपाउंड ये जो है वो दूसरी बायोरेमेडिएशन या बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स की निस्बत ये जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि सस्ता काम है। उसके अलावा सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब ये कि जो ये ज़्यादातर नेचुरल एबिलिटीज़ के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है, तो ये सस्टेनेबल भी है। तो ये था हमारा कोमेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, स्टेप्स पढ़े हैं, और उसके बाद हमने देखा कि किन किन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, और उसके बाद हमने देखा कि इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।